वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एडर 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करें वीडियो को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय विच रूट। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। हेपेटाइटिस बी का टीका किस तरह या किस रूट से लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, इंट्रामस्कुलर मांसपेशी में लगाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। हेपेटाइटिस जो बी का जो टीका है वो मांसपेशी में लगाया जाता है, अर्थात इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि हेपेटाइटिस बी का टीका मांसपेशी अर्थात इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, और जो ओपीवी का टीका है वो मुंह के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ओपीवी मुंह के द्वारा दी जाती है, और बीसीजी का जो टीका है वो त्वचा अर्थात इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो इंट्राडर्मल लगाया जाता है, अर्थात त्वचा के माध्यम से लगाया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करें। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। विच मेथड ऑफ स्टेनिंग इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट एसिड फास्ट बेसिली। गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। विच मेथड ऑफ स्टेनिंग इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट एसिड फास्ट बेसिली। एसिड फास्ट बेसिलाई को देखने के लिए किस अभिरंजक या किस अभिरंजन विधि का उपयोग किया जाता है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आप सन आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कई बार पढ़ चुके हैं जो क्वेश्चन। देखिए जील नीलसन स्टेनिंग, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। जील नीलसन स्टेनिंग, ऑप्शन सी राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि एसिड फास्ट बेसिलाई को देखने के लिए, एसिड फास्ट बेसिलाई को देखने के लिए जील नीलसन अभिरंजन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब एसिड फास्ट स्टेन को जील नीलसन स्टेन के नाम से भी जाना जाता है। एसिड फास्ट स्टेन एक प्रयोगशाला परीक्षण है। जो एसिड फास्ट स्टेन है ये एक प्रयोगशाला परीक्षण है जो यह निर्धारित करता है कि ऊतक, रक्त या शरीर के अन्य पदार्थ का नमूना जीवाणु से संक्रमित है, जो कि टीबी और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन अ 12-month baby which respiratory rate may be an indicator of pneumonia। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से 12 माह के बच्चों में कौन सा श्वास दर निमोनिया का सूचक हो सकता है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। 2 से 12 माह के जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सा श्वास दर निमोनिया का सूचक हो सकता है। तो गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, मोर देन 50 मिनट्स। ठीक है, मोर देन 50 मिनट। ठीक है, कहा जा रहा है कि 50 मिनट से ज़्यादा। ठीक है, 50 मिनट से ज़्यादा श्वास दर जो है निमोनिया में क्या होती है, 50 मिनट से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, 2 से 12 माह का जो बच्चा है, ठीक है, उन बच्चों में क्या होता है, 50 मिनट से ज़्यादा श्वास दर निमोनिया का सूचक हो जाता है। अगर 50 बार क्या कहते हैं 50 बार प्रति मिनट, अगर 1 मिनट में 50 बार से अगर ज़्यादा आपकी श्वास दर आती है बच्चों की, ठीक है, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है 2 से 12 माह के बच्चे। ठीक है, 2 से 12 महीने के अगर बच्चों में जो श्वास दर है वो 50 प्रति मिनट, ठीक है, 50 बार प्रति मिनट से अगर ज़्यादा है तो निमोनिया का सूचक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे संभावना की जा रही है कि निमोनिया का सूचक हो सकता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करें। वैसे तो क्वेश्चन देखकर ही तुरंत आप आंसर दे देंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन है। डूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। डूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग, गर्भावस्था में गर्भ स्पंदन अति शीघ्र कब महसूस होता है। बताएं कितने सप्ताह में
जो क्विकनिंग है कितने सप्ताह में महसूस होती है? गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। गर्भावस्था में गर्भ स्पंदन जो क्विकनिंग होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 16 वीक 16 सप्ताह में, ठीक है। 16 वीक 16 सप्ताह में क्या होती है? क्विकनिंग महसूस होने लगती है, ठीक है। आपको फील होने लगता है कि जो गर्भावस्था में गर्भ स्पंदन है, ठीक है, वो क्या है? महसूस होने लगती है, आपको फीलिंग आने लगती है, ठीक है, क्विकनिंग होने लगती है। तो कब? ये 16 सप्ताह में। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, ठीक है। गर्भावस्था में गर्भ स्पंदन अति शीघ्र 16 सप्ताह में महसूस होती है, ठीक है। जब भ्रूण 16 सप्ताह का हो जाता है तो क्विकनिंग करने लगता है, ठीक है। क्विकनिंग का अर्थ होता है गर्भवती महिला प्रेग्नेंट वुमेन द्वारा शिशु अर्थात फेटस की सक्रिय गतिविधि अर्थात एक्टिव मूवमेंट क्या करता है? जो फेटस होता है, ठीक है, जो शिशु है वो क्या करता है? एक्टिव मूवमेंट करने लगता है, गतिविधि सक्रिय गतिविधि करने लगता है, ठीक है, घूमने लगता है, ठीक है। वहाँ पे क्या करता है? मूवमेंट करता है, ठीक है, एक्टिव मूवमेंट करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? क्विकनिंग कहा जाता है, उसी को क्विकनिंग कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि यह लगभग कब होता है? तो ये 16 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान ऐसा होता है उसमें, लेकिन ऑप्शन पे अलग अलग दिया था, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे 16 वीक्स ही राइट होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? इसके बीच में होता है 16 से 20 वीक के मध्य, ठीक है, जो 16 to 20 वीक्स, ठीक है। 16 से 20 सप्ताह के मध्य में आपको क्विकनिंग महसूस होने लगती है, फील होने लगता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। जल्दबाजी में आप बिल्कुल भी मत पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करें, उसके बाद आंसर करें, क्योंकि आप लोग तुक्का बहुत लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो तुक्का चल जाएगा। यहाँ पे आपको किसको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हैं, और जितना ही ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, बार बार आप रिवीजन करें, ठीक है। अगर एक क्लास एक बार में नहीं समझ में आ रही, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछें, या फिर आप अगर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखें कि इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है, ठीक है। और आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 890 31 680, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर पे जुड़ने का एक फ़ायदा और है कि आपकी जो ऑनलाइन क्लास चलती है, ठीक है, 9:30, ठीक है, 9:30 PM पर डे जो क्लास होती है, ठीक है, आप उसका भी जो लाभ है वो ले सकेंगे, क्योंकि जो हमारी 9:30 PM पर डेली एक फ्री लाइव क्लास चलती है, ठीक है। कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता, उसका 9:30 बजे शाम को पर डे चलती है लाइव क्लासेस, ठीक है। और लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए, ठीक है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिखना होगा, और अपना नाम ज़रूर बताएं, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर आप ज़रूर मैसेज करें, ठीक है, व्हाट्सएप करें हमें, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे ग्रुप ऑनलाइन जो क्लासेस स्टार्ट होती है आप उसमें जाके जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। विच हार्मोन इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर ब्रेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। विच हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट, ठीक है। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है तथा जिम्मेदार है। बताएं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ठीक है। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आवश्यक होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एल्वोली की कोशिकाओं अर्थात सेल्स द्वारा दूध के स्राव के लिए क्या होती हैं? प्रोलैक्टिन आवश्यक होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर।
बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के समय पूर्ण सर्वाइकल फैलाव डायलेशन की को क्या कहा जाता है? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फैलाव को क्या कहा जाता है? अगर ये प्रसव के समय पूर्ण सर्वाइकल फैलाव तथा डायलेशन को क्या कहा जाता है? गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। कितने सेंटीमीटर होता है? ठीक है, जो प्रसव के समय पूर्ण सर्वाइकल जो फैलाव होता है, डायलेशन होता है, वो कितना होता है आपको बताना है। ठीक है, गेस कर रहे हैं यहाँ पे कि कितने सेंटीमीटर होता है। तो देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, जो फैलाव होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि प्रसव के समय पूर्ण सर्वाइकल जो फैलाव होता है, सर्वाइकल डायलेशन जो होता है, वो 10 सेंटीमीटर होता है। प्रसव की प्रथम अवस्था, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जो प्रसव की वो प्रथम अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है, इसको सर्वाइकल स्टेज कहा जाता है। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है, इसे सर्वाइकल स्टेज कहा जाता है। यह अवस्था वास्तविक प्रसव पीड़ा, जो ये अवस्था होती है, ये वास्तविक प्रसव पीड़ा ट्रू लेबर पेन्स से प्रारंभ होने के साथ, ट्रू लेबर पेन्स से प्रारंभ होने के साथ ही शुरू होती है तथा सर्विक्स के पूरी तरह से डायलेट, ठीक है, सर्विक्स के पूरी तरह से डायलेट अर्थात डायलेशन 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाने के साथ समाप्त हो जाती है। ये क्या होती है? जो सर्विक्स पूरी तरह से क्या होती है, 10 सेंटीमीटर जब डायलेशन जो होती है, फैलाव हो जाता है, तो वहाँ पे आप ये समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करें। ठीक है, और मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि जो व्यक्ति ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहता है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, यूपीपीएससी की तैयारी कराई जाती है वहाँ पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है, एक भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है, ठीक है, वो 890-31-680, ठीक है। आप इस नंबर पर हाई लिखें और अपना नाम लिखें, अपने ज़िले का नाम लिखें और आपने कौन सा कोर्स किया है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, और जैसे एक क्लास स्टार्ट होती आपको उसमें लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो का लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा, आप जाकर लाइव हो सकते हैं। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और फ्रेंड, जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो आर.के. नर्सिंग एकेडमी में चलती हैं, ठीक है, आर.के. नर्सिंग एकेडमी में जितनी भी हमारी क्लासेस चलती हैं वो आर.के. नर्सिंग एकेडमी में चलती हैं, ठीक है। आर.के. वाले जो हमारा चैनल है उसी में चलती हैं, आर.के. नर्सिंग एकेडमी में चलती हैं लाइव क्लासें। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति का विज्ञान, ठीक है, मानव जाति का विज्ञान, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नोन एज। क्वेश्चन है कि मनुष्य के भौतिक सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, मानव जाति का विज्ञान, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। देखिए एक्सप्लेन है यहाँ पे, मानव शास्त्र मानव की आनुवंशिकी, संस्कृति और समाज की वैज्ञानिक और समाजशास्त्री, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और ये आपका नृविज्ञान दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के समाज के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन भी किया जाता है। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पहले से क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद ये आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच स्ट्रक्चर इज परफॉर्म्ड बाय द ऑब्लिटरेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल के नाभि शिरा के बंद होने को क्या कहा जाता है?
गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाई द ऑब्लिट्रेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट होगा, लिगामेंटम टेरेस। लिगामेंटम टेरेस कहा जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल के नाभि सिरा के बंद होने पर लिगामेंटम टेरिस बनता है। बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल के नाभि सिरा के बंद होने पर लिगामेंटम टेरिस बनता है और कंडक्टस वेनोसम लिगामेंटम वेनोसम बन जाता है। जो कंडक्टस वेनोसम है ये क्या बन जाता है, ये लिगामेंटम वेनोसम बन जाता है। जन्म के बाद भ्रूण को परिसंचरण के 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर 1 है आपका गर्भनाल धमनियों का बंद हो जाना, नंबर 2 है गर्भनाल का बंद हो जाना, और ये डक्टस आर्टेरियोसस का बंद हो जाना, और फोरामेन ओवल का बंद हो जाना। ठीक है, ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे देख कर ही तुरंत आंसर दे सकते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो आप तुरंत आंसर दें। हाउ मैनी डेज इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। हाउ मैनी डेज इन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कोशिकाओं का जो औसत जीवन काल है कितने दिन का होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप बचपन से लेकर पढ़ते ही चले आए हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन टफ तो नहीं पूछे जा सकते ना, क्योंकि जो 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। ठीक है, 70% क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं जो एवरेज होते हैं, जो सबको आ जाते हैं। बट जो 30% ऑप्शन होते हैं, सॉरी क्वेश्चन होते हैं, जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, लेंथी होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सोचना होता है, विचार करना होता है। ठीक है, तो यही इसी में आपको, ये तो सब कोई कर लेता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग 70% करके ही आ जाते हैं, बट 30% सिलेक्शन जिसका होता है वो 30% इसके बेस पर होता है कि जिसने इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन करके आया है। जो व्यक्ति 10 या 15 क्वेश्चन आप इसमें कर लोगे, ठीक है, इस 30% में सिलेक्शन उसी का होता है। बाकी तो तैयारी तो सभी लोग करते हैं। ठीक है, सभी लोग चाहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, तो सभी लोग जान लगाकर तैयारी करें, जी जान से तैयारी करें, तन मन धन सब कुछ लगा दें। ठीक है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस जो है आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है, क्योंकि वैकेंसी बहुत है इस बार। ठीक है, इतनी वैकेंसी जैसे जल्दी आती नहीं है, 2500 कुछ है। ठीक है, 2540 वैकेंसी शायद है कि 2440 या 2540 वैकेंसी के लगभग है। तो ठीक है, इतनी वैकेंसी बहुत होती है यूपी पीसीएस में। ठीक है, लड़कियों के लिए तो इसमें गोल्डन चांस है क्योंकि वैकेंसी उनके लिए बहुत है। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, 120 डेज होगा। ठीक है, रेड आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि लाल रक्त कोशिकाओं जो आरबीसी सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे आरबीसी ना देकर एरिथ्रोसाइट दे देते हैं। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको एरिथ्रोसाइट्स नाम से भी जाना जाता है। तथा परिपक्व कोशिकाएं जो मैच्योर सेल्स होती हैं वो केंद्रक में अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, परिपक्व कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है, जो मैच्योर्ड सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, और इन कोशिकाओं में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इन कोशिकाओं में जो परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, मेजर सेल्स होती हैं, इनमें केंद्रक पहले अनुपस्थित होता है, और इनमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का जो रंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लाल होता है। ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। और लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। बहुत बार पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है शायद आप हम दोहरा नहीं रहे हैं, इसमें 13 रहे हैं। ठीक है, हम कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा दिए, मुझे खुद नहीं मालूम है कितनी बार इन क्वेश्चनों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि
कोई भी नर्सिंग में कोई नया क्वेश्चन नहीं कहीं से पैदा होता है, न कोई जल्दी से बनता है, ठीक है। बहुत कम रेयर केस में 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं जो न्यू आपको लगते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन वही दोहराए जाते हैं, ठीक है। वही बार बार रिवाइज होते रहते हैं क्वेश्चन। इस वजह से कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। कोई क्वेश्चन नया नहीं होता है, बट आप पढ़ते नहीं, इस वजह से आपको नया लगता है, ठीक है। तो बताएं इसमें क्या होगा। एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए सबसे सटीक दवा कौन सी होती है। एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए सबसे सटीक दवा कौन सी है, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे, मैग्नीशियम सल्फेट। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए सबसे सटीक दवा मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट एक्लेम्सिया के ट्रीटमेंट के दौरान मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एक्लेम्सिया के ट्रीटमेंट के दौरान मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस है। यह कन्वर्जन को रोकती है। यह क्या करती है, यह कन्वर्जन को रोकती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है तथा बीपी को कम करती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत काम करता है या आता है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आप तुरंत आंसर दे पाएंगे, ठीक है। इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन किया करें और एक्सप्लेन ज़रूर देखा करें, क्योंकि एक्सप्लेन से बहुत से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ठीक है। जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई तो वो 1948 में हुई थी, ठीक है। WHO की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी, अर्थात 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO ने 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, ठीक है। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे आप आंसर देंगे 1948। अगर उस पूछा जाए तारीख भी पूछ लिया जाए तो 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और अगर उसमें दिया हो ऑप्शन पे तभी आप इस तरह दे सकते हैं। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय आप बता सकते हैं कि इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि जो भारत है वो WHO का सदस्य कब बना था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य कब बना था। तो वहाँ पे देखिए 7 अप्रैल भी ऑप्शन में होगा, ऐसा नहीं होगा। कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको 7 अप्रैल भी दिया होगा, ठीक है। बट आपको 7 अप्रैल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें कई ऑप्शन 4 होंगे, चारों में क्या होगा 7 अप्रैल भी उसमें सम्मिलित होगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा होगा। बट आपको क्या करना है, जब भारत सदस्य बना था तो 12 जनवरी को बना था 1948 में, ठीक है। 12 जनवरी 1948 में WHO का सदस्य बना था। WHO, ठीक है। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का यह क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि WHO का क्षेत्रीय जो कार्यालय है, ठीक है, वो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको देना है कि नई दिल्ली में स्थित है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें, ठीक है। देखिए जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद दोबारा वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार पढ़ने से आपको सब कुछ आ जाता है। तो जब तक आप इसे रिवाइज़ नहीं करेंगे, बार बार रिवाइज़ करें, ठीक है। आपका कुछ इसमें जाता नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम आपका ज़रूर लगता है, बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ें।
विच सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू मॉप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे खून को पोंछने के लिए किस घोल का उपयोग करना चाहिए? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। विच सॉल्यूशन शुड बी यूज टू मॉप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर। अब यहाँ पे आप गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन देख लें। ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे खून को पोंछने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग कीटाणु शोधन के उपयोग में किया जाता है। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है इसका उपयोग कीटाणु शोधन के उपयोग में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नर्सिंग में तो पूछा जाता है, नॉन नर्सिंग की जो परीक्षाएं होती है उनमें बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि विच गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिसास्टर। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस कौन थी, आपको बताना है कौन थी। ठीक है, तो देखिए बहुत दिनों से आप पढ़ रहे होंगे, बहुत पूछा जाता है। तो गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार जो गैस थी वो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। अब ये देखिए भोपाल गैस जो कांड हुआ था, त्रासदी हुई थी, ये कब हुआ था? ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और बहुत ही खतरनाक कांड था, ये बहुत ही खतरनाक त्रासदी थी ये गैस की। तो देखिए 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। 2 दिसंबर, ठीक है, ये 1984 को हुआ था, 1984 को। ठीक है, ये 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये भोपाल में हुआ था। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है किस कंपनी में हुआ था। तो देखिए ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की जो फैक्ट्री थी, ये कैसी फैक्ट्री थी? कीटनाशक फैक्ट्री थी। ठीक है, इसमें कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह बनती थी। 2 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यूसीआईएल, जिसे यूसीआईएल कहा जाता है जिस फैक्ट्री को शॉर्ट में, उसमें क्या था, कीटनाशक फैक्ट्री से निकले जो रसायन था, निकला था, वो कौन सा रसायन था? वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक है, MIC, जिसे मिक कहा जाता है, मिक गैस कहा जाता है। कभी कभी आपका इस तरह से लिखा होता है, पूरा नहीं लिखा होता है। ठीक है, ये मिथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पे मिक गैस लिखा होता है। इसने क्या किया था, पूरे भोपाल शहर को विशाल गैस चैम्बर में बदल दिया था। ठीक है, जितना जो भोपाल शहर है उसको इन्होंने क्या, इस गैस ने क्या किया था कि विशाल गैस चैम्बर में बदल दिया था। यह भारत की पहली बड़ी औद्योगिक आपदा थी। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख लीजिए, चाहे भोपाल गैस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। विच वन इज द प्रेफर्ड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन। गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मांसपेशी में सुई लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है? विच वन इज द प्रेफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आप पढ़े हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज भी होता है और बार बार आप पढ़ भी चुके हैं, पढ़ते रहते हैं। ठीक है, किसी न किसी वीडियो में आपने देखा होगा या बहुत से चैनल वाले पढ़ाते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर रिवीजन करते रहते हैं तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो बताएं यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गेस करें। देखिए मुझे ये तो पता है कि आप लोग सिर्फ मेरे ही चैनल में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि आप हर जगह पढ़ें, हर एक चैनल पे पढ़ें, बट ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पे गलती कम हो और आपको अच्छा मटेरियल मिले। ठीक है, और
न्यू क्वेश्चन हो, जो अच्छे क्वेश्चन जो फंसने योग्य हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं तो बट ऐसे क्वेश्चन रख देते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन इस तरह के रखते हैं, क्योंकि उनको आपके सिलेक्शन से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ आपके व्यूज पाने से मतलब है, ठीक है, व्यूज लाइक वगैरह पाने से मतलब है। तो इस वजह से हम यही कहते हैं कि आप अच्छे ऑथेंटिकेट चैनल पे पढ़ें, जहाँ पे आपको भरोसा हो, आपको लगता हो कि यहाँ पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आप वहीं पढ़ें। लेकिन बस यही कहेंगे कि आप रिवाइज बार बार करते रहें, ठीक है। बहुत से चैनल हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ें, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ठीक है, अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, वरना आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, वेस्टस लेटरलिस साइट, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है, जांग के बाहरी भाग में। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मांसपेशी में जो सुई लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह होती है, ठीक है, 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मांसपेशी में सुई लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह जांग के जो बाहरी भाग होता है, जांग का जो बाहरी भाग होता है, वेस्टस लेटरलिस साइट होती है, वहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन। द मोस्ट प्रेडोमिनेंट काजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन इज, गैस गैंग्रीन का मुख्य कारक कौन सा है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बार आपने क्वेश्चन पढ़ा है, इस वजह से हम बता रहे हैं कि आपको तुरंत आंसर दे देना चाहिए, क्वेश्चन को देख कर ही आपको तुरंत आंसर देना चाहिए। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। द मोस्ट प्रेडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन इज। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा आपका, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। गैस गैंग्रीन की मुख्य कारक जो है वो है आपका ऑप्शन ए, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। गैस गैंग्रीन का मुख्य कारक क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस है, जो केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बढ़ता है। ये क्या होता है कि गैस गैंग्रीन जो होती है, ये इसका जो मुख्य कारक है वो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस है। ये क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बढ़ता है। यह समूह स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है। यह जो समूह है ये स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है, या अचानक विकसित होता है। ये जो क्या होता है कि अचानक सडनली डेवलप हो जाता है, ठीक है, विकसित होता है। यह आघात या हाल के घाव के स्थान पर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आघात की जगह पर या फिर हाल में कोई आपके घाव हुआ है उस स्थान पर ये क्या होता है, अचानक विकसित होता है, ठीक है, सडनली डेवलप हो जाता है, अचानक वहाँ पे डेवलप होता है। तो हमारे ये लास्ट क्वेश्चन था 15 नंबर। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।